मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लगभग एक महीना बचा है। इसी दौर में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की बहुप्रतीक्षित सूची आज सुबह सुबह नवरात्रि के पहले दिन घोषित कर दी गई, जिसमें 144 कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम बताए हैं। इस सारी की सारी सूची पर चर्चा करने क्या कुछ खास है इस सूची में, जिसको देखते हुए लगभग डेढ़ महीने से लोग चर्चाएं कर रहे थे, लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अलग अलग कयास लगाए जा रहे थे। इन सारे विषय पर हमसे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश एलिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से इंतजार था सूची का, और जब आज सुबह सूची घोषित हुई तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारा चुनाव का सबसे पहला मास्टर स्ट्रोक हमारी ये सूची है। मैंने भी सूची को देखी है और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक है। ये एक बहुत सामान्य और प्रतीक्षित सूची है। इसमें नाम लगभग वही हैं जिनके बारे में हम सोच रहे थे कि ये नाम शामिल होंगे। ये सूची पूरी तरह से दो व्यक्तियों, कांग्रेस के दो बड़े नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सूची है। ये इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कमलनाथ जी के वजह से हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिग्विजय सिंह जी की वजह से हैं। और इसमें जीते हुए प्रत्याशी जो पिछली बार के विधायक थे या कभी कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं या दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में भी रहे थे 20 साल पहले, उनके नाम में भी है। और इसमें उम्र का भी कोई बंधन उस तरह से नहीं है। बहुत उम्र दराज लोग भी इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है विनेबिलिटी को उन्होंने देखा होगा कि ये जो जीत सकता होगा उनकी नज़र में, उसको टिकट दिया होगा। लेकिन ये सूची को देखकर कतई ऐसा नहीं लगता कि इसमें एक महीने तक की प्रतीक्षा की आवश्यकता थी। हो सकता है जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती रही है, कांग्रेस ने भी पितृपक्ष के दौरान 15 दिन का तो कम से कम हम ये कह सकते हैं कि 15 दिन उन्होंने सूची इसलिए घोषित नहीं की होगी कि पितृपक्ष के बाद ही घोषित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अब घोषित तौर पर ये एक जिसको कहते हैं प्रचार ये भी करती है कि कांग्रेस ही असल हिंदुओं की पार्टी है। हनुमान जी के भक्त हैं कमलनाथ। नवरात्रि माता रानी के, जैसे आज मैं सुन रहा था कई सारे टीवी चैनल्स पे, वो प्रवक्ता कह रहे थे कि माता रानी का आज पहला दिन है, उसी दिन हमने पवित्र समय में सूची घोषित की है। तो एक तरह से जो एक सॉफ्ट हिंदुत्व को जिसको हम कहते हैं, उस तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस बनना चाहती है। इस वजह से हो सकता है 15 दिन लगाए हों। लेकिन निश्चित रूप से इस सूची में युवा चेहरे भी हैं और ज़्यादातर उनमें से जो है जो पहले से विधायक हैं या नए लोगों को भी उन्होंने, युवाओं को मौका दिया है। लेकिन जो एक महिलाओं की बात थी कि महिलाओं का जो आरक्षण की बात थी, 33% आरक्षण का बिल भी पारित हो चुका है। अलबत्ता वो 2029 में उसको इम्प्लीमेंट होना है। कांग्रेस ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी पिछली जो सूची थी उसमें 16% तक उन्होंने टिकट दिए थे। 33% पर बीजेपी भी अभी नहीं पहुंची अभी तक की सूची में। और कांग्रेस की इस सूची में भी वो 10% के भीतर है, 10% से भी कम महिलाओं को टिकट दिए हैं। तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस भी टिकट के मामले में अभी वो महिलाओं की जो प्रगति की और आरक्षण की और स्थान लेने की बात है, उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। और मुझे ये लगता है कि कई सारी जो सीटें हैं, खासकर हम जैसे हम भोपाल की बात करें तो जीती हुई सीटों पर भी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। भोपाल की जैसे दक्षिण पश्चिम का पीसी शर्मा विधायक भी हैं, इसके पहले भी वो एक बार विधायक रह चुके हैं, वो दूसरी बार के विधायक थे और मंत्री भी वो बने थे। कमलनाथ सरकार में वो मंत्री थे, लेकिन उनकी सीट पर भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। मतलब साफ है कि एक महीने के मंथन के बाद भी भोपाल की जो दक्षिण पश्चिम सीट है और भी इस तरह की और भी सीटें हैं जिन पर उनका मंथन पूरा नहीं हो पाया। मतलब मास्टर स्ट्रोक इसको उस तरह से नहीं कह सकते जिस तरह से वो कह रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस जितनी अच्छी सीटें घोषित कर सकती थी उसने की हैं। लेकिन सर देखिए, एक महीने की बात आप होती है, नज़र भी आता है, डेढ़ महीने से लोग प्रतीक्षा रखते हैं, भाई सूची कब आएगी। भाजपा की 4 सूची आ गई थी और लगभग 1 साल पहले कमलनाथ ने कहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले जो है हम सारे के सारे कैंडिडेट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे, हमारी पूरी की पूरी तैयारी है। और परसों उनका एक बयान आया था कि वो लगातार चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या मानते हैं कि लगभग 1 साल पुरानी सूची है ये कि गहन चिंतन मंथन के बाद आने वाली सूची है? क्योंकि बड़ा अंतर होना चाहिए दोनों में। देखिए, ये तो 6 महीने पुरानी सूची तो हम इसको इसलिए नहीं कह सकते कि ये संभव भी नहीं होता राजनीति में। ये जो आज सूची आई है इसको हम ये कह सकते हैं कि 15 दिन पहले हो सकता है इस पर अंतिम मोहर लग गई हो या ये तैयार हो।
लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली जो फैसला किया, एक तो उन्होंने ये फैसला किया था भारतीय जनता पार्टी ने, लगातार राष्ट्रीय स्तर पर वो कहती है कि वंशवाद, कांग्रेस का वंशवाद जो है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व जिसको सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को हम कहते हैं कि 3 लोगों की पार्टी है नेतृत्व में, तो वो वंशवाद है। मुझे लगता है कांग्रेस की इस सूची में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का ये जो वंशवाद का है, कांग्रेस पर आरोप है, इसको पूरी तरह से नकार दिया है। दिग्विजय सिंह जी के बेटे को भी टिकट मिला है, उनके भाई को भी टिकट मिला है। अलबत्ता वो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनके बेटे भी पहले जीत चुके हैं और मंत्री भी वो रह चुके हैं। एक तरह से उनका अपना जनाधार है और विनेबिलिटी की उनकी एक तरह से गारंटी है। लेकिन और भी सीटों पर ऐसा हुआ है, विक्रांत भूरिया को टिकट मिला है और भी कई चीज़ें, हिना काबरे जैसे फिर से जीत बनी है। लेकिन वंशवाद को एक तरह से कहें, वंशवाद का जो आरोप है, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के उससे बिना घबराहट के, जो पहले उनके यहाँ चल रहा था या राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा था, वो उन्होंने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो दूसरा स्ट्रोक था, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा, सांसदों को मैदान में उतारा। कांग्रेस की इस सूची में उन केंद्रीय मंत्रियों के सामने और सांसदों के सामने भी उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। अगर उन्होंने इन सीटों पर प्रत्याशी उतारे होते तो ये माना जाता कि उन्होंने मंथन किया है, नाम तय किए हैं और एक मास्टर स्ट्रोक ऐसा खेला है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में घिर जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय अपनी विधानसभा सीट से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी से बाहर गए और हारे, ऐसा प्रत्याशी उन्होंने दे दिया है। या होशंगाबाद के राव उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं, उनके खिलाफ ऐसा प्रत्याशी उतार दिया है कि अब वो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर ऐसा करती कांग्रेस तो मैं कहता कि ये मास्टर स्ट्रोक है। ऐसे ज़बरदस्त प्रत्याशी केंद्रीय मंत्रियों को या सांसदों के सामने उतारे हैं कि अब वो अपने क्षेत्र में घिर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये नज़र आ रहा है कि बहुप्रतीक्षित जिस तरीके से देखा जा रहा था वैसा कुछ खास नहीं है। चौंकाने वाली बात सामने नहीं आई है उस सूची को देखने के बाद। लेकिन एक खास बात है, चौंकाने वाली बात यह है कि एनपी प्रजापति जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा चेहरा, एक दमदार नेता, टिकट काटा गया है और बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणवश उन्होंने मना किया था। देखिए, ये तो निश्चित रूप से मुझे भी बहुत वो सूची देख के मैं चौंक गया था कि एनपी प्रजापति, नर्मदा प्रसाद प्रजापति दिग्विजय सिंह के ज़माने में भी बहुत पावरफुल व्यक्ति वो थे। और सबसे बड़ी बात है, ये वो कमलनाथ के ही व्यक्ति थे। जब दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री थे तब भी वो कमलनाथ के ही व्यक्ति थे। ऊर्जा जैसा उनके पास महत्वपूर्ण विभाग था और पूरे मध्य प्रदेश में ऊर्जा का बंटा ढार था, जिसकी वजह से उनकी सरकार गई और उनके ऊपर कई तरह के उस तरह समय में आरोप लगते थे। लेकिन वो दिग्विजय सिंह के ही व्यक्ति थे, दिग्विजय सिंह की सरकार में थे और कमलनाथ के व्यक्ति माने जाते थे। कमलनाथ के जैसे सज्जन सिंह वर्मा थे, सज्जन सिंह वर्मा को टिकट मिला है, लेकिन एनपी को टिकट नहीं मिलना निश्चित रूप से सवाल उठाता है। और जैसा कि ये अब कहा जा रहा है कि उनकी स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो इसका जवाब खुद एनपी प्रजापति को देना चाहिए कि वो उनको टिकट क्यों नहीं मिला है। नहीं, 2 महीने पहले एक बयान भी आया था, एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी तैयारी है, घोटे गांव से चुनाव लड़ने की जो है पूरी तैयारी है, तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे एक बार फिर से। लेकिन अचानक से अब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने ये स्वीकार लिया कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहता, इसी वजह से मैं आपकी बात से, उनके प्रवक्ता की बात को भी सही मानकर मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन एक बार एनपी प्रजापति से, नर्मदा प्रसाद प्रजापति से ये पूछना चाहिए, फ़ोन करके आप भी पूछ सकते हैं, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपने टिकट लेने से मना किया है। अगर वो हाँ कहते हैं तो प्रश्न खत्म हो जाएगा, और अगर वो नहीं कहते हैं तो निश्चित रूप से तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि नर्मदा प्रसाद प्रजापति जैसे व्यक्ति का टिकट काट दिया जाना निश्चित रूप से अच्छा संकेत नहीं है कांग्रेस के लिए। क्योंकि वो कोई इतना बड़ा जब नेता होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा हो, एक से ज़्यादा बार मंत्री रहा हो, बार बार वो जीता रहा हो, अलबत्ता वो हारे भी हैं, लेकिन अगर उसका टिकट काटा जाता है तो वो कई सारी सीटों पर उसका असर हो सकता है। सर एक आखिरी सवाल, केपी सिंह कक्काजू शिवपुरी से दिया गया है, ये भी मुझे चौंकाने वाला था क्योंकि कक्काजू दमदार व्यक्ति हैं और ऐसे आदमी हैं, वो कांग्रेस के अंदर उनका एक फाइटर माना जाता है और वो विधानसभा के अंदर भी ज़बरदस्त ओरेटर है, मैं सालों से उनको देख रहा हूँ। लेकिन उनकी सीट क्यों बदली गई ये मैं एकदम, मुझे भी समझ में नहीं आया है। इसके लिए भी कम से कम केपी सिंह कक्काजू से पूछा जाना चाहिए कि आपने सीट बदलने की खुद ही इच्छा व्यक्त की थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुद इच्छा व्यक्त की होगी, पार्टी ने किसी राजनीतिक गणित की वजह से ऐसा किया है। जब गणित की वजह से आप किसी विधायक का टिकट बदलते हैं, उसका क्षेत्र बदलते हैं, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, क्योंकि उसके साथ ये हो सकता है कि वो नई सीट से जा रहा है, वहाँ भी हार जाए, और जो सीट वो छोड़ के उसकी जगह कोई और आया हो। क्योंकि मतदाता हमेशा व्यक्ति देखकर वोट देता है। कई सारे जो क्षेत्र हैं,
कई जगह चुनाव चिन्ह को देखकर, पार्टी को देखकर मतदान होता है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसा होता है। लेकिन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो जीत कर आते हैं, उनमें उनका खुद का एक बड़ा योगदान होता है। तो ये ना हो कि कहीं कांग्रेस एक से ज़्यादा सीटें गंवा दे। तो केपी सिंह कक्काजू से भी पूछा जाना चाहिए और नर्मदा प्रसाद प्रजापति से भी पूछा जाना चाहिए कि उनके टिकट के साथ ऐसा क्यों हुआ। पिछली बार आदिवासी वोटर्स, आदिवासी कैंडिडेट ने खास तौर पर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाया था, लेकिन इस बार ये देखने को मिला पहली सूची में अभी जो है जनजातीय वोटर, आदिवासी वोटर की अपेक्षा अनुसार उनके कैंडिडेट को उतारा गया है, या फिर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि आदिवासी कैंडिडेटों की संख्या कम है इस सूची में। देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासी, यदि हम कहें कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की आरक्षित हैं सीटें, बाकी बची हुई सीटों में वो करेंगे। आरक्षित सीट पर तो आदिवासियों को ही टिकट देना पड़ेगा ना आपको। लेकिन बात यह है कि उनको आदिवासी सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा मिली हैं 2018 के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने 5 सीटें ज़्यादा जीती थी। लेकिन उनका जो जैस के साथ एक गठबंधन जैसा था, और कांग्रेस के सिंबल पे उनके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर हीरालाल अलावा, वो जीते थे। इस बार क्या समीकरण है, इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा कि वो किस दिशा में वो उनका गठबंधन होता है, नहीं होता है। हो सकता है उनकी प्रतीक्षा वो कर रहे हों। अलावा का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। हाँ, तो ये अलावा का टिकट लगभग 40,000 वोटों से जीते। हाँ, तो वही भी एक बात है कि कांग्रेस का उनके साथ क्या बातचीत चल रही है, वो बातचीत का नतीजा क्या निकलेगा। निश्चित रूप से 144 के बाद की जो सीटें बाकी बची हुई, मुझे लगता है कि अब एक मुश्त कोई सूची अब नहीं आएगी। हो सकता है वो टुकड़ों टुकड़ों में आए। ये जो मास्टर स्ट्रोक, इस अर्थ में तो हम कह सकते हैं कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने सीट घोषित कर दी है। इस लिहाज से इसको मास्टर स्ट्रोक तो कांग्रेस की तरफ से हम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात साफ है कि अभी भी 86 सीटों के उम्मीदवारों की नाम सामने आने बाकी हैं, और चूंकि राजनीतिक विशेषज्ञों के और राजनीतिक पंडितों के अनुसार ये साफ नजर आ रहा है, उनका ये कहना है कि कुछ चौंकाने वाला इस सूची में नजर नहीं आ रहा है। चौंकाने वाली बात जो थी उस पर भी हमने चर्चा की कि एनपी प्रजापति, जो कि मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, अलग अलग मंत्रालय भी संभाले, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, अचानक से उनकी टिकट क्यों कटी? लोगों को रिप्लेस किया गया है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह चुनाव लड़ाया गया है। देखना बाकी है कि आगे की जो सूची है कांग्रेस पार्टी की, उसमें क्या कुछ निकलकर खास आता है। लेकिन जो ये सूची है वो कहीं भी मास्टर स्ट्रोक की तरह साबित होती नजर नहीं आएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।